थैंक यू। ये था मोलर रेट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ये था मोलर रेट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये था गैस कांस्टेंट। ठीक है। ये आज हम एक नया टॉपिक देखने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है रिलेशन बिटवीन द रेशियो सीपी बाय सीवी। इसकी वैल्यू क्या होती है, ठीक है, अलग अलग गैस के लिए। इसको तो सिंबल जो हम यूज करते हैं ना शॉर्टकट में, वो होता है गामा। हमको सीपी बाय सीवी की वैल्यू को निकालना है। ठीक है? तो देखो कैसे निकाला जाएगा। इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ होल्स इंटू डी टी। ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें ना ध्यान से, तो जो इंटरनल एनर्जी होती है ना किसी भी गैस के लिए, ठीक है, उसका फॉर्मूला हो जाता है नंबर ऑफ मोल्स इंटू सीवी इंटू डी टी। और हमको पता है कि जो इंटरनल एनर्जी होती है ना, एक मिनट, मैं ये ऐसा बोल रहा हूँ कि एग्जांपल ले लो कि अगर बोला जाए तुमको कि कोई भी गैस की जो इंटरनल एनर्जी का जो फॉर्मूला हो जाता है यू हो जाता है एफ बाई टू आर टी। ठीक है, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाता है। जैसे हमने अभी कैसे लास्ट क्लास में सीखा था कि जो काइनेटिक एनर्जी की गैस की जो आ रही थी वो आ रही थी 3/2 RT आ रही थी। याद करो जो लास्ट क्लास में डेरिवेशन सीखा था हमने, 3/2 RT आया था काइनेटिक एनर्जी। ये यहाँ पे कोई भी गैस के लिए ये था, ये जो हमने पढ़ाई की थी ना, ये हमने पढ़ा था एक ऐसी गैस मॉलिक्यूल जो कि सिर्फ एक एटम से बनी होती है। ठीक है? अगर मान लो किसी गैस में एक टर्म आता है जहां पे जो हम बोलते हैं एफ कहलाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम वो होता है, जैसे मान लो तुम लोगों ने शायद पढ़ा भी होगा कि जैसे कि मान लो कि एक मॉलिक्यूल कितने डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ठीक है, वो कहलाता है उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम। जैसे कि मान लो अगर एक सिंगल एटम है, ठीक है, तो वो मूव कर सकता है अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस। तो सिंगल कोई मॉलिक्यूल है जो सिंगल एटम से बना होता है, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, उसके बाद जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है ना वो 3 हो जाते हैं। उसके बाद आ जाता है जिसमें कि हम बोल सकते हैं एक ऐसा मॉलिक्यूल जो कि 2 एटम से बना होता है, इसके पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो 5 हो जाती है। क्यों? जैसे कि मान लो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2। अब O2 जो है ना, ठीक है, वो उस O के दोनों एंड पे क्या होता है, O और O होता है, बीच पे एसिड, ठीक है, बॉन्डिंग होती है। तो ये क्या होता है, ये एक्स में मूव कर सकता है, वाई में मूव कर सकता है, जेड में मूव कर सकता है। ठीक है, प्लस ये रोटेट भी कर सकता है। ठीक है, ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है, ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है। ठीक है, ये ऐसा, ये ऐसा रोटेट कर सकता है, और ये इस एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर सकता है। लेकिन ये जो एक्सिस होती है ना इसकी, इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बहुत ही कम होता है, बिकॉज मास जो है ना एक्सिस के बहुत नजदीक होता है। तो हम लोग इसको नहीं देखते। तो 3 तो वो क्या कहते हैं मूव कर सकता है एक्स वाई जेड, और 2 वो रोटेट कर सकता है। तो इसके पास हो जाते हैं 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, अगर हम ट्रायटोमिक की बात करें ना तो उसके पास हो जाते हैं 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम।
ठीक है? और 6 भी हो सकते हैं, जैसे कि मान लो अगर हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है? तो CO2 इसके पास हो जाते हैं 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है? और अगर हम बात करते हैं वाटर मॉलिक्यूल तो H2O, ठीक है? तो इसके पास हो जाते हैं, इसके पास देखो थोड़ा ट्रायंगल शेप की वजह से क्या होता है, इसके पास थोड़ा-सा रेस्ट्रिक्शन हो जाता है, तो इसके पास हो जाते हैं 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है? तो ट्रायटॉमिक के पास 7 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। अगर वो लीनियर होता है ना, ठीक है, इस तरह का तो 7 होते हैं और अगर वो नॉन लीनियर होता है तो वो 6 होते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब अगर सीधा से पूछा जाना का मतलब, डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब यही होता है कि डायटोमिक सीधा सा मतलब देखो ना, डायटोमिक ऐसा हुआ, ये ऐसा है, ये घूम सकता है इस तरह से ना, ऐसे नहीं घूम सकता, देखो तो तुम कोई चीज़ को घुमा नहीं सकते इस तरह से, और ऐसे भी तो घुमा सकते हो ना तुम, ठीक है? हम इसको इ इ इसके अबाउट घुमा सकते हैं, हम इसको ऐसे, इसको हम उल्टा ऐसे भी घुमा सकते हैं ना इस एक्सिस के अबाउट, और इसको हम लोग ऐसे भी घुमा सकते हैं इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है? और इधर से नहीं, इधर से घुमाएँगे ना तो कुछ ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं होगा, क्योंकि मास जो है ना एक्सिस के बहुत ही नज़दीक है। आई बात समझ में? तो 1 मिनट। तो इसमें क्या होता है, इसके पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है ना, ठीक है? वो हम लोग यहाँ से देखते हैं, ठीक है? और तुमको इसके लिए कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? सिंपल से एक फॉर्मूला याद कर जाओ, 3n माइनस a, दिस इज़ द डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है? तो यहाँ पे n क्या हो जाता है? n हो जाता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, a हो जाता है नंबर ऑफ रेसिस्ट्रिक्शंस। अगर मान लो किसी के पास 1 मॉलिक्यूल है, तो n को क्या ले लेंगे 1, तो 3 माइनस 0, रेसिस्ट्रिक्शन होगा ही नहीं तो 3 हो जाएगा। 1 के लिए कितना होता है? 3 हो जाता है। 2 होगा तो 3 टू जा 6, और रेसिस्ट्रिक्शंस कितने होते हैं? 1, तो 6 माइनस 1 5 हो जाएगा। तीसरा, अगर मान लो क्या कहते हैं, अगर मान लो अगर ट्राइएटॉमिक है तो 3 मॉलिक्यूल्स है ना, तो हम क्या बोल सकते हैं, 3 3 जा 9, 9 माइनस रेसिस्ट्रिक्शन कितने हो जाएँगे? यहाँ पे 1 है, 2 है, तो 7 हो जाएगा। अगर ट्राइएटॉमिक है तो 3 3 जा 9, रेसिस्ट्रिक्शन कितने हैं यहाँ पे? 3 है। 1, 2 और इधर का भी रेसिस्ट्रिक्टेड होता है ये, ठीक है? दोनों आमने-सामने। तो ये हो जाएगा 6, ठीक है? तो ऐसे करके हम लोग इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम को निकाल सकते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये एनर्जी जो होती है ना, ठीक है? उसका फ़ॉर्मूला हो जाता है F/2RT, ठीक है? ये याद रखना। यहाँ पे F क्या होता है? नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। तुमने जो पढ़ा था ना अभी 3/2 RT पीछे में, ठीक है? वो 3/2 RT में कि हमने किसके लिए पढ़ा था? आइडियल गैस के लिए। तो आइडियल गैस के एक मॉलिक्यूल में 1 एटम होता है, तो वहाँ पे F की वैल्यू 3 आ रही थी फ़ॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है? और वहाँ से हमने 3 देखा, हमको लगा बात समझ में आई और हमने उसको जनरलाइज़ ही कर दिया। ये क्या होता है? U क्या हो जाता है? F/2 RT हो जाता है। ये सबको याद रहेगा? कोई दिक्कत समझने में इसको? क्लियर हो गया ना ये? आगे देखते हैं।
और रजत क्लास में क्यों नहीं बैठे हो? चलो ठीक है, ठीक है। हाँ, तो ये हो जाएगा F/2 RT हो जाएगा, ठीक है? ओके। ये आई थिंक सबको समझ में आ गया ना? अगर तुम्हें डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब कभी समझना हो ना, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब सिंपल सा हो जाता है कि तुम कितने डायरेक्शन में कोई चीज़ मूव कर जाती है। सोचो ना, मान लो कि ऐसे एक देखा वो बफेलो वाली होती है, आदमी को बफेलो के ऊपर बैठा देता है, तो बफेलो को ना यहाँ पे बंद कर देता है, ठीक है? सांड जो होता है ना, मोटा सांड को यहाँ बंद कर दिया जाता है, तो एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है। सोचो अगर मान लो मैंने ये ट्रैक को अगर ऐसा बना दिया, इस तरह से, अब ये जो सांड है ना, ये 2 डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ठीक है? एक इधर भी जा सकता है, एक इधर भी। इसके बाद अब डबल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। और सोचो कोई चमत्कार हो जाए, सांड के पास अगर पंख निकल है, वो ऊपर भी उड़ सकता है, अगर उसके पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा। तो कोई चीज़ कितने डायरेक्शन में मूव कर सकती है ना, सिंपल वही उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। क्लियर? तो इंटरनल एनर्जी जो होती है ना, वो डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिपेंड करती है, F/2 RT। उसके बाद समझना एक चीज़, du/dt अगर टेम्परेचर से डिफरेंशिएट करें तो F/2R मिलेगा हमको यहाँ पे। और हमने याद रखना कि अगर हमने किसी गैस को हीट किया एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम अगर हमने किसी गैस को हीट किया, तो वॉल्यूम कांस्टेंट रख करके, तो उसमें जो भी हम हीट सप्लाई करते हैं ना, दैट हीट इज यूज्ड अप इन इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी, ठीक है? क्योंकि वर्क तो कुछ होगा नहीं, जो भी हीट हम देंगे वो किस पे जाती है, इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी, क्योंकि वर्क डन तो कांस्टेंट वॉल्यूम में जीरो हो जाता है। तो उस समय हम क्या बोल सकते हैं कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो जाएगी ना, बोला तो मैंने, इंटरनल एनर्जी जितना ज्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, इंटरनल एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। सिंपल सी बात है, ये फॉर्मूला जाता है। और याद करो, 3/2 RT से हमने देखा था कि नहीं देखा था? उसपे 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम थे, यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग लिख दिया मैंने, बस एफ, खत्म। ये एक जनरल फॉर्मूला बना दिया हमने, ठीक है? अब देखो, इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या लिख सकता हूँ मैं, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू सीवी इंटू dt। देखो, हीट सप्लाई का फॉर्मूला क्या हो जाता है, नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलारिटी कैपेसिटी इंटू राइज इन टेम्परेचर, ठीक है? और अगर एट कांस्टेंट वॉल्यूम देखा जाए, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, Q इक्वल टू डेल्टा U इक्वल टू एन सीवी डी टी। क्लियर? ये हमारा हो जाएगा कांस्टेंट वॉल्यूम। तो मैं जरा यहां से ध्यान से देखो, तो ये लिखा रह सकता है डी यू, मैं यहां से लिख सकता हूँ डी यू बाई डी टी, तो F/2 आ रहा है। और यहां से अगर मैं देखूँ तो डी यू बाई डी टी क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे ना एक एन भी रख दो, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है? ये जो था ना F/2 RT, दिस इज फॉर 1 मोल। अगर नंबर ऑफ मोल्स अगर एन होंगे ना, तो वहां पे एन भी पुट करना पड़ेगा अपने को। तो ये हो जाएगा एन सीवी डी टी डी यू हो जाएगा इक्वल्स टू F/2 R डी टी। डी टी डी टी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे एक एन भी आएगा, ये भी एन कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स एन के लिए इतना है। तो सीवी क्या हो जाएगा, F/2 R हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, इतना बोलो, यस सर। ठीक है ना? कोई दिक्कत किसी को तो पूछ लो। तो सीवी हो जाएगा F/2 R। एग्जाम में पता है, हमारे टर्म एग्जाम में आता है, डिराइव द वैल्यू ऑफ सीवी, ठीक है? तो इस तरह से करेंगे। और सीपी क्या हो जाएगा, सीवी प्लस आर हो जाता है। सीपी हो जाएगा आर ब्रैकेट में 1 + F/2। हम लोग ना इसकी पूरी डिटेल स्टडी करेंगे अच्छे से, इसके सारे के सारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। अभी ना बस तुम लोग खाली टॉपिक लिख लो, रेशियो सीपी बाय सीवी। यू हो जाता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू F/2 इनटू आरटी, जहाँ पे एफ हो जाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है? डी यू बाई डी टी करके हम निकाल लेंगे, ये क्या कहते हैं, एन इंटू F/2 R, ठीक है? अब यहाँ से डी यू देखा जाए तो एन सी बी डी टी होता है, और यहाँ से डी यू देखा जाएगा तो F/2 R एन डी टी होता है। डी टी मर जाएगा, ठीक है?
सीवी हो जाएगा F/2R हो जाएगा और सीपीएम ऐसा लिख सकते हैं। और रेशियो पूछा जाएगा तो आराम से लिख सकते हैं हम लोग। रेशियो क्या हो जाएगा CP/CV का, डिवाइड किया अगर हमने दोनों को तो 1 प्लस आर कट जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे इससे तो 1 प्लस 2/r गामा, क्योंकि इसको इसको डिवाइड कर दो आर कट जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय F/2, तो 1 डिवाइडेड बाय अगर F/2 करेंगे तो हो जाएगा 2/f हो जाएगा ना, ठीक है। और F/2 डिवाइड करके F/2 से तो 1 बचेगा, तो 1 प्लस 2/f बचेगा, ठीक है। इसको फटाफट नोट कर जाओ, ठीक है। एग्जाम में दो चीजें आती है, डेरिवेशन आता है, एक तो क्या कहते हैं मेयर्स रिलेशन का आता है सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर, और एक हमारा आता है रेशियो ऑफ सीपी एंड सीवी। देखा था तो इसमें इसकी प्रैक्टिस में काफी सारी चीजें होती हैं, सब हम लोग करेंगे, लेकिन 27 तारीख के बाद से एक बार मेरा बोर्ड बोर्ड का खत्म हो जाए ना तो हम लोग डिटेल में सारी की सारी चीजें करेंगे। इसको नोट कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर तो देख लेना कि हमने जो देखा ना गामा इक्वल टू सीपी बाय सीवी, ये हो जाता है 1 प्लस 2/f। अब अगर हमको बोला जाएगा गामा निकालो मोनोटॉमिक गैस के लिए, तो 1 प्लस 2/3 हो जाएगा, ठीक है, मोनो के लिए। डाई के लिए बोलेगा तो गामा हो जाएगा 1 प्लस 2/5। ट्राई के लिए बोलेगा गामा हो जाएगा 1 प्लस 2/7 या 6 भी हो सकता है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो क्या कहते हैं लीनियर है कि नॉन लीनियर है। क्लियर हो गया इसका? अच्छा, उसके बाद देखो तुम लोग को ना थोड़ा सा जो मैंने कल जो पढ़ाया था ना, प्रेशर था 1/3, क्या कहते हैं 1/3 mn v का स्क्वायर था ना, ये हम लोग कल देखा था। तो अब यहाँ से पता है एग्जाम में तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है कि इस पे से ना चार्ल्स लॉ प्रूव करो, बॉयस लॉ प्रूव करो, ठीक है, इससे एवोगाड्रोस लॉ प्रूव करो, तो इससे हम लोग ना जो भी चीज हमको प्रूव करनी बोले जाएगा ना उसको यहाँ से प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं तुमको एक एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ, या तुम लोग पहले खाली इसी को डिराइव कर लेना, ठीक है, तब फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेंगे छोटे। हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे हमारा होगा SHM, ठीक है, नया चैप्टर है ये, ठीक है। इसके जो बेसिक बेसिक चीजें हैं वो हम लोग देख लेते हैं, क्या क्या हमारे जो एग्जाम में आ सकते हैं टर्म एग्जाम में। एक आएगा कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है, एक हमारा होगा ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स के कुछ कुछ टॉपिक बाकी है समर्थ अभी, ठीक है, लेकिन मैंने मेजर जो है ना टॉपिक खत्म कर दिए हैं, जो हमारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमारे टर्म एग्जाम के लिए वो मैंने खत्म किए हैं, ठीक है। अदरवाइज उसमें जैसे पी को 1/3 रो वी स्क्वायर सीपी सीवी और उसके न्यूमेरिकल सारे बाकी है अभी, ठीक है, वो सब करेंगे हम लोग 28 के बाद करेंगे।
लेकिन आज जो मेजर टॉपिक है ना, जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो बोर्ड के लिए, ठीक है, वो खत्म हो गए। ऑसिलेटरी मोशन एक हो जाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, देखो पीरियोडिक मोशन में क्या होता है, जो मोशन अपने आप को रिपीट करता है इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल। ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन कैसा होता है, वो टू एंड फ्रो मोशन होता है। ठीक है, टू एंड फ्रो पीरियोडिक मोशन। और इसमें क्या होता है, जो फोर्स होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू माइनस के एक्स रेज टू एन। यहाँ पे एन क्या होता है, 1 3 ... देखो जैसे मान लो अर्थ सन के अराउंड मूव करती है, तो वो मोशन कैसा हो गया, पीरियोडिक मोशन हो गया। जब अर्थ मूव करती है ना सन के अराउंड, ठीक है, तो यहाँ जैसे मान लो अर्थ है ये, तो जब अर्थ एक पॉइंट को क्रॉस करेगी ना, पूरे पाथ पे वो पॉइंट को एक ही बार क्रॉस करेगी एक राउंड में। ठीक है, तो एक ही बार क्रॉस करेगी और आ जाएगी। लेकिन ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, वो भी पीरियोडिक होता है, लेकिन जैसे मान लो अगर हमने एक कप लिया, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे करके कोई बाउल है, एक मेटल की बॉल है, वो ऐसे जाएगी और ऊपर जाएगी, ठीक है, और नीचे आएगी। ठीक है, ऐसे करके क्या करती है, वो यहाँ पे ऑसिलेट करती रहती है मीन के अबाउट, इस पोजिशन के अबाउट। तो इसके मोशन को, ये मोशन कैसा हो गया, ऑसिलेटरी मोशन होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो जब ये बॉल नीचे जाएगी ना, तो ये इस पॉइंट को पहले क्रॉस करेगी, और उसके बाद जब ऊपर जाएगी ना, फिर से इस पॉइंट को क्रॉस करेगी। तो एक ही पॉइंट को एक राउंड में 2 बार क्रॉस करती है। उस तरह के मोशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। जितने भी ऑसिलेटरी मोशंस होते हैं सारे के सारे पीरियोडिक होते हैं, लेकिन सारे के सारे पीरियोडिक जो होते हैं ऑसिलेटरी नहीं होते। ठीक है, जैसे ये वाला मोशन क्या है, पीरियोडिक भी ऑसिलेटरी भी है, ये सिर्फ पीरियोडिक या ऑसिलेटरी नहीं है। ठीक है? उसके बाद आता है ऑसिलेटरी मोशन में क्या होता है, जो फोर्स होता है ना, वो हमेशा टुवर्ड्स द मीन लगता है। ठीक है, किधर होता है, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होता है। ठीक है, और वो फोर्स होता है ना, वो डिस्प्लेसमेंट के एन पावर पे डिपेंड करता है। जैसे कि फोर्स हो सकता है, मान लो एक माइनस एक्स क्यूब हो सकता है, -x5 हो सकता है। माइनस साइन मतलब क्या होता है, टुवर्ड्स मीन लगता है। ठीक है, ये मीन की तरफ लगता है। ठीक है, और यहाँ पे एन की वैल्यू ऑड नंबर में होती है। एक मोशन होता है जिसको हम लोग कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, ऑसिलेटरी इज अ स्पेशल काइंड ऑफ पीरियोडिक, सिंपल हार्मोनिक इज अ स्पेशल काइंड ऑफ ऑसिलेटरी। ये भी टू एंड फ्रो होता है, लेकिन इसमें जो फोर्स का जो पावर होता है ना, वो जो वो हो जाता है -k x। मतलब यहाँ पर जो n जो होता है ना, ठीक है, वो कंपलसरी क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, F इक्वल टू -kx। ठीक है, तो अगर ऐसा मोशन अगर होता है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना है कि सबसे जनरल मोशन हो जाता है पीरियोडिक। पीरियोडिक का स्पेशल केस हो गया ऑसिलेटरी, और ऑसिलेटरी का भी स्पेशल केस क्या हो गया, सिंपल हार्मोनिक। क्लियर, जितने भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होंगे वो पीरियोडिक भी होंगे, ऑसिलेट होंगे ही होंगे। ठीक है, और इस तरह से। ठीक है, इसको इसको फटाफट नोट कर लो। ठीक है, F इक्वल्स टू -kx। ठीक है, ये सिंपल हार्मोनिक की जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट पहचान होती है। अच्छा, उसके बाद देखो, अगर हमसे पूछा जाएगा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसे होते हैं, जैसे देखो मान लो एक तुमने लिया, ठीक है, ब्लॉक को स्प्रिंग के साथ अटैच कर दिया,
हमने इसको खींचा, ठीक है, और रिलीज किया। जैसे हम इसको इधर लेकर के जाते हैं ना, जितना दूर खींचेंगे ना, तो स्प्रिंग उतना ज़्यादा खिंचाएगा और फोर्स उतना ज़्यादा बढ़ेगा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। हम य जितना दूर लेकर के जाएँगे ना, टुवर्ड्स द मीन फोर्स उतना ज़्यादा बढ़ने लगता है। तो जो स्प्रिंग का जो जब हम इसको ऐसे छोड़ते हैं ना, उसका मोशन कैसा होता है, एसएचएम होता है। इस केस में फोर्स कैसा होता है, पता है सबको कि F इक्वल्स टू kx होता है स्प्रिंग का फोर्स। एक माइनस साइन लगाते हैं बिकॉज़ फोर्स लगता है टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, ठीक है? नेगेटिव साइन का मतलब क्या होता है कि फोर्स किधर लग रहा है, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन लग रहा है। तो इस तरह के मोशन, ये जो मोशन होता है ना स्प्रिंग का, कैसा होता है, एसएचएम हो जाता है, ठीक है? सबसे सिंपल एग्जांपल होता है और तुमको बहुत सारे मोशन मिल जाएँगे जिसमें कि हमको एसएचएम मिलता है। जैसे कि पानी में तुमने किसी बॉल को डाला और नीचे थोड़ा दबा करके छोड़ दिया, तो ऐसे करके ऑसिलेट करता रहता है। इसका मोशन भी एसएचएम हो जाता है, ठीक है? तो लेकिन पता है देखो, एसएचएम की जो स्टडी करते हैं ना, ठीक है? उसकी स्टडी को हम लोग करते हैं बाय द हेल्प ऑफ यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है? तो देखो कैसे इसकी स्टडी कैसे की जाती है। इसकी स्टडी अगर हम करने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा-सा एक टेक्निक यूज़ करते हैं। वो टेक्निक होता है, हम क्या करते हैं, मान लो कोई बॉडी है और हमने क्या किया, यहाँ पे ना इसके लिए एक लेज़र लाइट ली हमने। वो लेज़र लाइट जो है ना, वो ऐसे करके मूव करती है सर्कुलर पाथ पे, लेज़र लाइट। लेज़र लाइट मूव करेगी सर्कुलर पाथ पे। तो ऑब्वियस सी बात है, सर्कुलर पाथ थोड़ी कोई एसएचएम होता है। लेकिन अगर मान लो मैंने क्या किया, जब मैंने देखा इसका, मैंने यहाँ पे अगर स्पॉट बनाया, ठीक है, लाइट का, तो मैं क्या देखूँगा कि यहाँ पे जो स्पॉट जो बनेगा, मान लो इसका स्पॉट एक बार के लिए मैं ब्लू से दिखाता हूँ, ठीक है? इसका जो स्पॉट है, ये स्पॉट जो यहाँ पर बनेगा ना, ठीक है? नीचे का स्पॉट यहाँ बना, ये लाइट नीचे के स्पॉट यहाँ बना, लाइट नीचे के स्पॉट यहाँ बना, लाइट नीचे के स्पॉट यहाँ बना, लाइट ऊपर के स्पॉट यहाँ बना, लाइट ऊपर के स्पॉट। इसका जो स्पॉट होता है ना, ठीक है? उसका मोशन अगर हम ध्यान से देखें ना, ठीक है? तो वो ऐसा करके ऑसिलेटरी होगा, ऐसे, ठीक है? मेरी बात समझ में आ रही है? रेड वाला डॉट तो मूव करेगा सर्कुलर पाथ पे, लेकिन उसका जो जो लेज़र की जो लाइट होगी, जो इस लाइन पे पड़ेगी, वो मैं देखूँगा ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे। सीधी-सी बात है, तुम दीवार के सामने अगर अपने पेन को अगर ऐसे मूव करवाते हो ना, ठीक है? तो उसका जो पाथ होगा ना, ठीक है? जो अगर तुम दीवार के सामने अगर पेन लाइट को ऐसे मूव करवाओगे सर्कुलर पाथ पे, तुम दीवार पे क्या देखोगे कि जो उसका स्पॉट होगा या मान लो कोई चीज़ का शैडो होता है, तो वो मूव करता है सर्कुलर स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, ठीक है? और तुम अगर क्या कहते हैं सर्कुलर पाथ पे मूव करेंगे, लेकिन उसका कैसा होता है, उसका हो जाता है कुछ ऑसिलेटरी मोशन, कुछ इस तरह से हो, क्लियर? तो याद रखना कि लेज़र कैसा मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ पे, लेकिन उससे जो रोशनी बनती है ना, ठीक है? वर्टिकल लाइन पे वो कैसी बनती है, वो स्ट्रेट लाइन पे बनती है, क्लियर? मतलब सबको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है? और हमारे एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन आता है देखो, हमारे एग्ज़ाम में आएगा एक सवाल कि अ, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। ये 3 क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। एक पार्टिकल वो यहाँ पर गया, ठीक है? इसका बताना है कि इसका डिस्प्लेसमेंट का जो y है, इसका इक्वेशन लिखो। मान लो ये एंगल थीटा टर्न करता है, पार्टिकल यहाँ से यहाँ के तो एंगल थीटा टर्न किया, ये भी थीटा हो जाएगा। हमको पता है कि एंगुलर वेलोसिटी हो जाती है थीटा बाय टी हो जाती है। ये सिंपल है, थीटा हो जाएगा ओमेगा टी। ठीक है? तो अगर मुझसे पूछा जाएगा y की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो पार्टिकल का हो सकता है, जैसे लेज़र लाइट यहाँ से यहाँ जाएगी, ठीक है? तो ये स्पॉट जो होगा यहाँ से यहाँ जाएगा। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है स्पॉट का? वो ए हो सकता है, जिसको हम लोग एम्पलीट्यूड बोलेंगे, है ना? देखो तो ये यहाँ पर था, धीरे-धीरे ऊपर जाएगा, तो स्पॉट भी क्या होगा, धीरे-धीरे ऊपर जाएगा, जाते-जाते यहाँ तक पहुँच सकता है ना। तो जो मैक्सिमम हाइट होगी, ठीक है, y की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? ए हो सकती है। और ये ए देखा जाए तो सर्कल का रेडियस है ना? देखो तो यहाँ से यहाँ तक ए हो गया ना, ये भी ए होगा। तो मैं बोल सकता हूँ साइन थीटा इक्वल्स टू वाई बाय ए। ये ए है, ये भी ए होगा, तो वाई हो जाएगा ए साइन थीटा, वाई हो गया ए साइन ओमेगा।
इसको सबको फटाफट नोट कर लो। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, ऑफ द स्पॉट एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t, ठीक है। अच्छा, अब इस पे पूछा जाएगा कि इसको पता है बहुत हम लोग एलाबोरेट कर सकते हैं, ठीक है, कि कैसे मैं तुमको वेरीफाई भी करके दिखा सकता हूँ। लेकिन अगर हम लोग खाली सिंपल सिंपल डेरिवेशन अगर थोड़ा ध्यान देना अगर, तो पूछा जाएगा कि जैसे कि मैं तुमको देखूँ ना, अगर जब टाइम 0 होगा, तो y क्या होगा? 0 होगा। जब टाइम हो जाएगा, y को अगर मैं लिखूँ ऐसा a sin ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई बाय कैपिटल T, ओमेगा का फॉर्मूला था 2 पाई बाय T। अगर हमने यहाँ पे टाइम को लिया T/4, तो y क्या हो जाएगा? a sin 2 पाई बाय T इंटू T/4। टी कट जाएगा ना, तो a sin पाई बाय 2, y हो जाएगा 1 इक्वल। देखो मतलब y क्या हो गया? 1 इक्वल। देखो टाइम पीरियड पूरा सर्कल के लिए t होगा, तो 1/4 टाइम में यहाँ पर होगा, तो y की वैल्यू a होनी चाहिए। a हो रही है ना, देखो यहाँ पे। अगर हमने देखा टाइम को t/2, मतलब t/2 मतलब यहाँ से यहाँ पे, तब देखो पहले y बढ़ेगा, जैसे जैसे ऊपर y बढ़ेगा ना, ठीक है, y बढ़ेगा, जैसे जैसे स्पॉट ऊपर y बढ़ेगा। फिर टाइम जैसे t/4 का y घटेगा, घटते घटते तो y 0 हो जाएगा ना, तो y क्या हो जाएगा? t/2 पुट करेंगे, a sin 2/t इंटू t को मैं क्या लिख सकता हूँ? t/2। टी कट जाएगा, 2 कट जाएगा, साइन पाई 0 होता है, तो y कितना हो जाएगा यहाँ पर? 0 हो जाएगा। देखो तो तुम लॉजिकली भी देखो 0 आएगा। जब मैं 3t/4 पुट करूंगा, ठीक है, 3t/4, तो 3t/4 पुट करूंगा ना, तो यहाँ पे आएगा साइन 3 पाई बाय 2 आएगा। करके देखो 2 पाई बाय टी इंटू 3t/4, टी कट जाएगा, तो 3 पाई बाय 2 आएगा, 270 डिग्री आएगा। 270 डिग्री मतलब 90 180 है, 270 यहाँ तक ही हो गया ये। तो y क्या हो जाएगा? यहाँ पे माइनस आना चाहिए, और तुम देखो साइन 270 -1 होता है, तो वो माइनस ही आएगा। और मैं वैसे भी देख के बता सकता हूँ, तो t/4 3 तो माइनस ही होना चाहिए, आ भी रहा ना, ठीक है। तो ये पता जैसे हमको कैसे हमको y इक्वल्स टू mx प्लस c में हम x पुट करेंगे तो हमको y मिल जाएगा, यहाँ पर सेम चीज है। हम t की वैल्यू पुट करेंगे, हमको y मिल जाएगा इस, ठीक है। तो दिस इज द इक्वेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट। इसको फटाफट नोट कर दो, एग्जाम में आएगा। राइट डाउन द इक्वेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, तो इसको हम लोग ऐसा लिख करके आ जाएंगे। एक्चुअली इसके बीच में ना बहुत सारी चीजें बताने की भी थी एक्स्ट्रा, ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूँ। लेकिन एक बार के लिए क्या करना, बस इसको क्या तुम लोग नोट कर लो अच्छे से, ठीक है, दिमाग में बैठा लो, ठीक है, एग्जाम में आएगा इसको वैसे उलझ करके आ जाना वहां पर, ठीक है। और फिर हम लोग इसके बीच की जितने भी चीजें ना कंसेप्चुअली हर क्वेश्चन को ध्यान से करेंगे। अभी देखो वेलोसिटी अगर आता है डिराइव करने के लिए, तो वेलोसिटी हो जाता है dy/dt हो जाता है टी, y क्या हो जाएगा हमारा? a sin ओमेगा टी बाय डी टी। तो इसमें क्या करो, a को बाहर निकाल दो, इसको ओमेगा बाहर आ जाएगा, तो cos ओमेगा टी। ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी। तो हम लोग इसको इस तरह से करके आ सकते हैं, और इसका भी अपना सिग्निफिकेंस है, ठीक है। आज मैं खाली वेलोसिटी तक ही रखता हूँ, ठीक है, कल हम लोग एक्सेलरेशन और उसको ले लेंगे, पकड़ लेंगे। देखो जैसे एग्जांपल ले लो, मान लो स्प्रिंग वाला एग्जांपल लेते हैं, तो और अच्छे से समझ में आएगा। जब मैं टाइम को
जब ये ब्लॉक ऐसा ऑसिलेट करता है ना, तो होता है क्या देखो, ये ब्लॉक आगे बढ़ेगा, 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 ठीक है? स्प्रिंग पीछे फोर्स लगाता है और यहाँ पे आके क्या होता है, वो रेस्ट में आ जाता है। इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, ठीक है? तो जब इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी ना एक्सट्रीम पे आकर के और फिर यहाँ पर इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है, ठीक है? ये क्यों 0 होता है? क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पे हमने काफ़ी ज़्यादा स्पीड दी, तो ये आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, क्यों? बिकॉज़ स्प्रिंग पीछे खींचता है और वेलोसिटी 0 हो जाएगा। फिर क्या होता है, ये जब मुड़ कर के आता है ना यहाँ पे, फिर से इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, 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 मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है? फिर ये प्लेस को ओवरशूट करता है, फिर यहाँ पे आकर के ये फाइनली आकर के क्या हो जाता है, ये रुक जाता है, ठीक है? और ये ऑसिलेट करता है। जब मैं t को 0 पुट करूँगा, तो cos 0 1 हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाती है ओमेगा, मैक्सिमम। यहाँ पे वेलोसिटी कैसी होती है? मैक्सिमम। जब ये t/4 में यहाँ पे आएगा, t/4, 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 t/4। जब t/4 में यहाँ पे आएगा ना, तो a ओमेगा cos 2π/t इंटू t/4। ये क्या हो जाएगा? cos पाई 0 हो जाएगा ये cos 90 डिग्री। तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी ना, ठीक है? देखो यहाँ पे हमको पता भी है थ्योरी से भी कि यहाँ 0 होती है, हमको यहाँ पे न्यूमेरिकली भी पता है कि 0 हो रही है। तो ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है? तो इन द सेम वे अगर हम इसको यहाँ पर देखेंगे t/4 पे, तो हम देखेंगे कि नेगेटिव आएगा। इधर वेलोसिटी देंगे, t/2 के बाद जब पुट करोगे ना यहाँ पे, तो देखना कि यहाँ पे माइनस ही ओमेगा आता है। मतलब इधर वेलोसिटी